ओके, तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन ट्राई किया है? कल जो टॉपिक हमने अभी तक 2-3 टॉपिक किए ना मैथ्स पोर्शन के, इधर फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ट्राई किया हमने। ये टॉपिक अभी डिस्कस किए लास्ट 2 दिन में। तो अगर डाउट उठाए तो डिस्कस कर सकते हैं ऐसे। तो सर टीआईएफआर का कुछ क्वेश्चंस किए हैं पर वो ठीक है, सीधा आप टीआईएफआर क्वेश्चन करने लगे? ठीक है, कोई बात नहीं। सर हो रहा है क्वेश्चन। ओके, चलो अच्छा बात है, क्योंकि टीआईएफआर का लेवल तो एक अलग रहता है ना। पिक्चर्स भेजनी है क्या क्वेश्चंस की? भेजो, थ्योरी करा दो, बाद में डाउट करूं या पहले डाउट करें या आगे कंटिन्यू करें? तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ये क्या है, रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये 2 हो गया, और तीसरा हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट। तो ये 4 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक टॉपिक बस रह जाएगा, रीमान इंटीग्रेशन, जो कल डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पोर्शन, बाकी जैम में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ठीक है, ओके, 1-2 असाइनमेंट भेज देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसे आप लोग जानते हैं ये डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है? जैसे अभी है ना, कल हम देख रहे थे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, हमें ये देखा जनरली कि कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस है ना? तो इस तरीके से है। सर इसमें कुछ को वेक्टर टाइप ऐड होता है ना कि आई की तरफ जे की तरफ ऐसे कुछ कुछ करके आता है ना। तो अब एक डेरिवेटिव वर्ड हमने पढ़ा है, अब ये डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है, अब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो ये क्या होता है ये समझना है कि हालांकि मैथमेटिकली देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल वो भी है, तुम ग्राफिकली भी समझ सकते हो। चलिए, तो चलो, तो थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, एंड में डाउट डिस्कस करते हैं, जो भी होगा, जो आपने ट्राई किए होंगे। हाँ सर थ्योरी। चलो, तो अभी क्या करते हैं, सो ये क्या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर वहीं से स्टार्ट करूं या अच्छा, फील्ड ऐसे मैं आज ही डिस्कस कर रहा था, है ना? तो यहाँ भी कहीं ना कहीं फील्ड की प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग जो 7 to 9 में है ना, 6 to 9 में हमने अभी डिस्कस किया, फील्ड है ना? ये क्या बोल रहा है, रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड, ये बोल ना सिस्टम ऑफ रियल, हाँ, रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो पहली बात तो रियल नंबर फील्ड है, तो हम अभी 6 to 9 में डिस्कस कर रहे थे कि फील्ड का डेफिनेशन क्या है, ये ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, ये कंप्लीटनेस क्या होता है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है। तो व्हाट इज द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, यही बोला था, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है रियल नंबर का। अरे कंप्लीट का अलग अलग मीनिंग है ना, जो कंप्लीट एस्टिमेटर अलग है, यहाँ मीनिंग अलग है। तो
है ना, कभी कभी स्टेटमेंट आ जाएगा इस पे बेस्ड, जैसे ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, तो यही समझना है मुझे कि रियल नंबर की कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, और फिर ये ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होता है, और दूसरा क्या आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, ये देखना है। आइडिया है आप लोगों को? कोई बताओ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है? सर बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, बिल्कुल याद नहीं है। मैंने पढ़ी हुई है वैसे, पर बहुत साल पहले ऐसे पढ़ी थी, फर्स्ट सेम में जी में। है ना, सब प्रूफ रूप में यूज होता है इस प्रॉपर्टी का, बस आपको स्टेटमेंट याद रखना, कई बार उस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज पूरी नहीं आ रही। हाँ, हाँ मतलब हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, यही स्टेटमेंट है, सिंपल। तुम कोई भी रियल नंबर बताओ, उससे लार्जर एक नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की, कि कोई भी रियल नंबर है, आप अगर मैं कोई भी रियल नंबर आपको देता हूं तो यू विल बी एबल टू फाइंड द लार्जर नेचुरल नंबर ऑफ दैट। सिंपल है ना, जैसे अगर मैं 1 करोड़ दूंगा तो 1 करोड़ 1 तुम्हारा हो गया, उसके अगला तो उसका जस्ट उससे फ्रैक्शन भी हो सकता है रियल नंबर, कि जैसे मान लो 0.5 है तो उसका अगला नेचुरल नंबर 1 है। तो यही सिंपल आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यही है कि फॉर एवरी रियल नंबर आर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर मोर देन दैट। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम बहुत सारे प्रूफ्स में आते हैं, जैसे सीक्वेंस में जब हम कन्वर्जेंस दिखाते हैं तो वहां कई बार इसको यूज किया जाता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n मोर देन 1 बाय एप्सिलॉन। तो ये जो एग्जिस्टेंस होता है ये मैं लिख के बताता हूँ। तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं और आते भी, लेकिन आपको याद रखना है, कई बार है ना स्टेटमेंट उस तरह बने तो यू कैन अप्लाई। तो बस ये स्टेटमेंट आपको समझना है कि व्हाट इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इधर स्पेलिंग क्या है इसका? एक तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी तो सिंपल है, एक ये स्टेटमेंट है जो प्रूफ रूप में खूब यूज करते हैं थ्योरेटिकली। तो ये होता है कि फॉर, जैसे इन्होंने बताया कि फॉर एवरी रियल नंबर आर, है ना, आर कोई भी रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n, मतलब ये नेचुरल नंबर होगा सच दैट जो n की वैल्यू होगी वो r से ज्यादा होगी। सिंपल स्टेटमेंट है कि कोई भी रियल नंबर फॉर एवरी रियल नंबर, है ना, फॉर एवरी रियल नंबर r कोई भी रियल नंबर है मिलेगी। इसका प्रूफ क्या होता है जनरली, है ना, हम लोग जब सीक्वेंस का तुम प्रूफ देखोगे, कई बार सीक्वेंस कन्वर्जेंस या कहीं पे भी कन्वर्जेंस टाइप की थ्योरम होती है, लिमिट लिमिट में यूज करते हैं, तो वहां क्या होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट, एक मिनट, सच दैट क्या होगा यहाँ पे, बोलो क्या लिखेंगे? तो 1 बाई एप्सिलॉन है और एक नेचुरल नंबर है, तो एप्सिलॉन तो कोई पॉजिटिव नंबर 0.001 हो सकता है, तो 1 बाई एप्सिलॉन कोई रियल नंबर है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि दैट नेचुरल नंबर विल बी मोर देन दिस, है ना। ये सिंपली तुम देखोगे, इसको ठीक से लिख के दिखाऊं तो ये हो गया 1 बाई एन लेस देन एप्सिलॉन, राइट। चेक करो रेसिप्रोकल लेंगे तो, और इससे पता है क्या प्रूव हो जाता है कि 1 बाई एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो मतलब अगर ऐसा बोलूं मैं, मतलब हालांकि कई सारे तरीका है ना, यहाँ में m ले सकता था, फॉर देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अभी बाद में m से तो तुम अगर देखोगे 1 बाई n सीक्वेंस की लिमिट 0 कैसे होती है, तो उसके प्रूफ में ये यूज होता है, ठीक है। तो n के बजाय वहाँ m लेता होगा पहले वो, और बाद में, है ना, हम क्या करते हैं, जैसे मैं तुम्हें अगर याद दिलाऊं कि जैसे मान लो देयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ तुम m ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू चूज m हेयर, यू टेक m हेयर। अब तुम क्या करते हो कि फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m ना, तो 1 बाई n लेस देन इक्वल टू 1 बाई m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सो 1 बाई n लेस देन इक्वल टू 1 बाई m एंड लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं यूज करूँ, देखो इसी को मैं फर्दर कंटिन्यू करूँ, तो यहाँ से तुमने क्या देखा, तो 1 बाई n लेस देन इक्वल टू 1 बाई m लेस देन एप्सिलॉन, ये यूज किया मैंने, तो ये ऐसा है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि 1 बाई n माइनस 0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m, ये मैंने यहाँ यूज किया है, ठीक है ना। तो इसी से
तो ये एक्चुअली अभी मैं लिख रहा था, ये प्रूफ लिख रहा था कि लिमिट जो 1/n है, अगर है ना, कई बार आप प्रूफ बुक में चेक करना आप, सो मुझे याद आ गया अभी कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इज 0, इसका प्रूफ क्या है, तो ये प्रूफ लिख दिया मैंने कि फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर इज n सच दैट दिस विल हैपन। एंड चूंकि मुझे प्रूफ के लिए, आपको याद है इसका प्रूफ मतलब लिमिट का जो डेफिनेशन लास्ट टाइम हम लिख रहे थे कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका डेफिनेशन such that 1/n minus 0 less than epsilon for all n more than equal to m। तो यही चीज मैंने यहाँ प्रूफ किया है। तो ये जो m की एग्जिस्टेंस है, ये जो m की एग्जिस्टेंस आती है, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आती है। तो आप कहीं भी किसी बुक में चेक कर लो 1/n की लिमिट 0 कैसे आती है, तो वो लिखा होगा कि ये जो एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, दिस एग्जिस्टेंस कम फ्रॉम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो ये जो इसका प्रूफ आता है थ्योरेटिकली, वो इसी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी उसमें यूज होता है। तो ऐसे कोई कई सारे क्वेश्चन में यूज होता है। तो 1/n की भी लिमिट 0 आ रही है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा प्रूफ करने में। सो दिस इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। सिंपली आपको याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट आता है एग्जाम में उस तरह से, तो यू कैन यूज दैट। नेक्स्ट, ये तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हो गया। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ, बोलो। सर मतलब आपने ये क्यों लिया, मतलब 1/n आप क्यों ले रहे हैं? कहाँ, यहाँ पे? हाँ मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब क्योंकि मुझे ये दिखाना है, क्योंकि मुझे ये, देखो ये प्रूफ करने का मतलब है ये प्रूफ करना, तो मुझे दिखाना है कि ऐसा होगा फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। तो m तो यहाँ पर नेचुरल नंबर आपने ले लिया, हाँ, तो फिर आपको m तो आपको r लेना होगा, तो मतलब आपको तो m ग्रेटर देन r प्रूफ करना है, तो आप ऐसे, मुझे कहाँ m ग्रेटर देन r प्रूफ करना है, कहाँ पे? सर मुझे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है तो वो तो m ग्रेटर देन, अरे वो डेफिनेशन है, उसको प्रूव नहीं कर रहे हैं हम, उसको यूज कर रहे हैं। डेफिनेशन को थोड़ी प्रूव कर सकते हैं कभी, ये डेफिनेशन है, इसको हम यूज कर रहे हैं इसको प्रूव करने में। 1/n की लिमिट 0 होती है, इसको मैं प्रूव कर रहा हूं उसको यूज करके। डेफिनेशन प्रूव नहीं कर सकते, डेफिनेशन है वो, मतलब हालांकि प्रॉपर्टी है तो मैं मतलब प्रॉपर्टी को स्टेटमेंट लेगा, उसको प्रूव नहीं कर रहा मैं उसको यूज कर रहा हूं इससे। तो डेफिनेशन नहीं, मतलब प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखा मैंने, मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं इसको प्रूव कर रहा हूं इसके हेल्प से, तो मैं उसको प्रूव नहीं कर रहा उस स्टेटमेंट को। एक्सियम, एक्चुअली एक्सियम क्या होता है, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है ना, तो ये एक एक्सियम है। तो हाँ, मैं अगला बोल रहा था, नेक्स्ट है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। ये क्या होता है, बोला ना कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है? आर इज अ फील्ड जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड है, ठीक है ना, आर एक फील्ड है जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड है। फील्ड क्या होता है, तो अभी मैंने आज ही डिफाइन किया, जो लोग उस क्लास में थे पता ही है फील्ड क्या होता है। सो आर जो है फील्ड है, ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड क्यों, इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड होंगे। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, you choose any two element, तो either it will be a will be more than b, a will be less than b और a will be equal to b। तो ये ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी है ना, या ऑर्डर एक्सियम बोलते हैं उसको भी। तो पहले मैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लिखता हूँ। तो क्या होता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कोई बताओ आर की? A non-empty set has least upper bound if it is bounded above, and it has greatest lower bound if it is bounded below. हाँ, तो मतलब ये हो गया कि कोई भी इसका एक सबसेट ले लो चाहो तो, या है ना, तो मतलब कोई भी है ना, मान लो ऐसा है, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर, कोई भी है ना। तो ये प्रॉपर्टी पहला ये है कि इफ एस हैज अपर बाउंड, अगर इस सेट के पास एक अपर बाउंड है, देन एस
must have a least upper bound, मतलब इसी का दूसरा नाम है लिस्ट अपर बाउंड का नाम, दूसरा नाम क्या है? सुप्रीमम। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होता है? सेकेंड है कि इफ S हैज अ लोअर बाउंड, कोई सेट के पास लोअर बाउंड है तो उसके पास पक्का कोई लोअर बाउंड है ना, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। देन S must have, या S will have always a greatest lower bound, greatest lower bound, जिसका दूसरा नाम है इनफीमम। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है इनफीमम। ठीक, तो इसके पास होगा S हैज अ लोअर बाउंड, S must have a greatest lower bound। ठीक है, infimum। एग्जाम्पल का देख लो, जैसे कोई भी सेट है ना, जैसे मान लो ओपन इंटरवल 0 1 ही है, मान लो इस तरह से, तो ओपन इंटरवल 0 1 है, तो इसका अपर बाउंड क्या है? 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे अपर बाउंड है ना, तो इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या है? लिस्ट अपर मतलब सुप ऑफ दिस इंटरवल, मान लो इंटरवल आई है, तो आई इंटरवल का सुप्रीमम वैल्यू कितनी है? तो ये 1 है सिंपली, है ना। और इसके 0 1 इंटरवल है तो इसके बहुत सारे लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड क्या है? -1 -2 -3, जिससे ज्यादा है सारी वैल्यू इसकी, बहुत सारी लोअर बाउंड है, तो इसकी इनफीमम वैल्यू क्या होगी? 0। इनफीमम इज 0, है ना, कि जितने भी लोअर बाउंड उसमें लार्जेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है? वो इनफीमम है। जितने भी अपर बाउंड है उसमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है ना, लिस्ट अपर बाउंड कौन सा है, तो सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, ये होगा। सो ठीक है, तो इसमें इनफीमम इज 0, सुप्रीमम इज 1, इस तरीके से। सो ये एक सिंपली प्रॉपर्टी है, इसका भी यूज है ना बहुत प्रूफ में होते हैं, मेनली ये सब रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रूफ, बहुत सारे स्टेटमेंट जब हम प्रूव करते हैं, थ्योरम्स प्रूव करते हैं वहां पे तो यूज होता है। बस आपको जानना है क्या है, थ्योरेटिकली जब है ना आप एमएससी करते होंगे वहाँ पे जब कोर्स आता था कैलकुलस का, एरिया एनालिसिस का, तो आप देखते होंगे बहुत सारे थ्योरम्स इसके हेल्प से प्रूफ होता था। ये सब भी कुछ स्टेटमेंट है जिसका यूज होता है प्रूफ करने में। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है? ये ऑर्डर्ड फील्ड क्या है? फील्ड तो ठीक है, फील्ड क्या होता है? अभी फील्ड आज ही लिख रहा था मैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फील्ड। जैसे लिखा है ना रियल नंबर एज एन ऑर्डर्ड फील्ड, तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड ये लिखा हुआ है ना, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो कंप्लीट का तो वही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी उसके पास है कि कोई भी सबसेट लो जिसके पास अपर बाउंड है तो जरूर सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी, उसके पास लोअर बाउंड है जरूर इन्फीमम एग्जिस्ट करेगी। ये प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये जैसे रियल नंबर फील्ड है तो फील्ड का डेफिनेशन क्या? अभी तो कुछ लोगों ने बताया, तो बताओ जी, जिन लोगों भी 7 6 9 में थे, याद है कि एफ को फील्ड कब बोलेंगे? एक सेट है, लोगों में लिखता हूं, अ सेट एफ इज कॉल्ड अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ। बताओ। It is closed under addition, multiplication. हाँ, तो यहाँ पे ये होगा कि लाइक a plus b belongs to f, a into b belongs to f for all ab belongs to f। ये था। अगले प्रॉपर्टी क्या है? A plus B plus C, मतलब ब्रैकेट में B plus C होगा इक्वल टू A plus B ब्रैकेट में plus C होगा। और सेम चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना? ठीक है, फिर A plus 0 इक्वल टू 0 plus A।
फिर तीसरा है, तो ये हो गया, पहला हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी हो गई इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ फिर a plus 0 equal to 0 plus a, एक ये भी था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, b plus a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट जो आप बता रहे हैं a प्लस जीरो बराबर जीरो, या जीरो प्लस ए भी लिख सकते हैं, a इंटू नॉट जीरो, आइडेंटिटी लिख रहा है ना, तो a इंटू वन, वन इंटू ए बराबर a। equal to 0 पे मूव किया था आपने, कहाँ पे? a प्लस जीरो इज, ओ सॉरी उल्टा, मतलब यहाँ जीरो नहीं होगा, a होगा, a प्लस जीरो इज a बराबर जीरो प्लस a। हाँ ठीक है ना। तो a इंटू वन, वन इंटू ए बराबर a। ठीक। और एक था a minus a equal to 0 और एक था a inverse equal to 1। तो यहाँ जीरो वन सब f में होना चाहिए, जीरो मस्ट बिलोंग टू f, वन वन a बिलोंग्स टू f, इस तरीके से। यहाँ लिखा है, बुक में लिखा था there exist one belongs to this such that the there exist zero belongs to this such that the there exist one belongs to this such that this। हाँ पांचवा, और a minus a equal to a के 0 माइनस a, minus 0 हाँ ये है, या माइनस a प्लस a, ऐसा बोल सकते हैं, a और इंटू, a inverse हाँ equal to 1 a इनवर्स a बराबर वन, ये था। छठा क्या था? 0 नहीं। into a नहीं, फील्ड में वो नहीं था, वो वेक्टर स्पेस में था। हाँ क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, तो a टाइम b प्लस c, b plus c, हाँ b a टाइम b, a टाइम c, या इस तरफ से, तो उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, और जो अब लिख रहा हूँ ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, तो कोई भी सेट जो इन सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी उसको हम फील्ड बोलेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि रियल नंबर एक फील्ड है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए चेक करो, सेट ऑफ रियल नंबर एक फील्ड है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है यहाँ पे a नॉन जीरो होगा, सो नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, ऑल नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके लिए नॉन जीरो प्रॉपर्टी जरूरत है, क्योंकि जीरो का इनवर्स है ना, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए। जैसे r हो गया, q हो गया, ठीक है ना, और क्या इंटरवल बनाएगा? क्या ये 0 1 फील्ड है? यस और नो? नो। नो, ठीक है ना। सो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा q डैश, क्या वो फील्ड है? नो सर, नो। नो। नेचुरल नंबर फील्ड होगा? नो। ठीक है ना। तो अभी रैशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर ये दोनों फील्ड है। चेक करो, रैशनल नंबर फील्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो फील्ड मतलब एक्चुअली रियल नंबर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, सो रियल नंबर इज अ फील्ड एक्चुअली। ओके, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पहले बता दिया, कंप्लीटनेस का क्या मतलब है, कंप्लीट होने का क्या मतलब है रियल नंबर के सेंस में। अब है ऑर्डर्ड होने का क्या मतलब है, ऑर्डर्ड होने का क्या मतलब है, ये ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है? बताओ। सर a, b belongs to f, वो क्या ऑर्डर फील्ड? ट्रांजिटिव लॉ और मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, और एक से कुछ और है। अच्छा,
कोई और बताओ भाई बाकी लोग। मतलब अगर ऑर्डर तुम ले रहे हो, मान लो ये थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन में चला जाता है ना। अगर ऑर्डर लेस देन इक्वल टू ले रहे हो, इसका क्या मतलब है कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए इस कंडीशन को। सो लाइक अ फील्ड एफ जो है इज ऑर्डर्ड फील्ड इफ एंड ओनली इफ, हाँ पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एलिमेंट लोगे लेस देन इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ। दूसरा तो ये तो क्या आ गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ पे जो रिलेशन है वो लेस देन इक्वल टू वाला रिलेशन है। सेट एफ है विथ रिलेशन ऑर्डर्ड, तो रिलेशन विथ दिस ऑपरेशन, ये बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा होना चाहिए, तो वो तो ऑब्वियसली होगा। दूसरा जो सेट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, फॉर ऑल जो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, तुम्हारे पास मान लो f है, तो क्या होगा, सो एनी टू एलिमेंट इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू f, देन अगर कोई भी दो एलिमेंट तुम उठा लो उस फील्ड में, तो क्या प्रॉपर्टी होगी इन दोनों के बीच, सो आइदर x मोर देन y और x लेस देन y और x इक्वल टू वाई। जैसे आपको बहुत ट्रिवियल लग रहा होगा क्योंकि रियल नंबर फील्ड है, बाकी इसलिए जो फील्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो तीसरी कंडीशन क्या है, सो द थर्ड कंडीशन इज ट्रांजिटिविटी, कि इफ x लेस देन इक्वल टू y एंड y लेस देन इक्वल टू z, देन x लेस देन इक्वल टू z। So this holds for all x, y, z belongs to f. ठीक है ना। तो ये सिंपल डेफिनेशन है हालांकि। बाकी और भी प्रॉपर्टी होती है, और क्या प्रॉपर्टी, बाकी तो आप जानते हो जैसे रियल नंबर की जनरली बस ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है यहाँ पे कि रियल नंबर एक फील्ड है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। इधर डेफिनेशन लिख दिया मैंने, प्रॉपर्टी और इसकी होती है जो प्रॉपर्टीज हैं। और क्या होगी, जैसे मान लो होता है कि जैसे अगर मैं और लिखूं प्रॉपर्टीज में तो वो ऑब्वियस हो जाएगा नहीं। जैसे x लेस देन इक्वल टू y है, तो x प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये तो होगा ही। ये तो प्रॉपर्टी में आ जाएगा ना। डेफिनेशन आई थिंक ये नहीं, तीन काफी है, बाकी तो प्रूव किया जा सकता है मुझे लग रहा है।
नहीं, बाद में कुछ ऐसा आता था डेड काइंड कट या क्या क्या आता था रियल नंबर में, वो बहुत आगे एडवांस लेवल पे है, तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेशन के लिए ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन में इसको मत इंक्लूड करो ना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रॉपर्टीज अगर तुम आगे लिखोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड जो होगा, जैसे पहला वही लिख रहा था मैं कि मान लो a लेस देन b है तो a प्लस बी लेस देन b प्लस सी फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू F, ये है। दूसरा क्या होगा, जैसे मान लो a लेस देन b है एंड c पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली a इंटू सी जो होगा लेस देन b इंटू सी होगा, है ना। तो वैसा होगा। तो बस आपको समझना ये है कि जो r है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। तो जो r है रियल नंबर है, एग्जांपल के लिए, तो जो रियल नंबर है रैशनल भी, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो आपको रैशनल वाला पढ़ना नहीं, यहाँ पे रियल के बारे में पढ़ना है, इसने बोला बस रियल के लिए। तो बस मैं चाहता हूँ इंट्रोड्यूस करने के लिए, बाकी क्वेश्चन अभी देखेंगे कैसा आया है ना। तो पहले बताया फील्ड का डेफिनेशन क्या है, फिर ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, फिर एक कंप्लीट जो लिखा है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है। तो फील्ड का मतलब वो डेफिनेशन लिख दिया हमने, कुछ प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टीज थे, तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए फील्ड होने के लिए। ऑर्डर्ड का मतलब है कि वो जो कंडीशन था कि वो 3 डेफिनेशन, उसका 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। कंप्लीटनेस के लिए क्या है कि कोई उसका सबसेट है जिसके पास अपर बाउंड है, दैट मस्ट हैव द होगा, वो प्रॉपर्टी है उसकी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं रियल नंबर की। तो ये इन जनरल ट्रू है, जैसा आपको जानना है कि इसका मीनिंग ये होता है, बाकी तो ट्रू है ही सब, ठीक है ना। बाकी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, बस मैंने डेफिनेशन लिखा दिया, इस पे कुछ क्वेश्चंस आएगा तो आप देख सकते हो इस तरह से। अब आते हैं जरा इस पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। तो अब जैसे यहाँ पे पहले मैं ये ग्रेडियंट डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम आते हैं इस पे, ठीक है ना। सो ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, हालांकि वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इस तरह बहुत सारे टर्म्स आते हैं, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना, आपको बस पढ़ना है ग्रेडियंट क्या है, मतलब जस्ट टर्म देख लो ग्रेडियंट क्या है। हालांकि ग्रेडियंट के हेल्प से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का नॉर्मल डेफिनेशन भी है, जैसे नॉर्मल आप डेरिवेटिव जब डिफाइन करते हो तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो पहले ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हाँ सही है। एक्चुअली मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको मतलब पता है या नहीं, इसका यूज करके ना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाते हैं ये लोग। हाँ वो तो अलग है, वो तुम बोलो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम उस तरह से वहाँ पे, मतलब है तो चलो डेरिवेटिव सही है, थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो जैसे बोलते हैं ना लोग कि थ्योरी का यूज किया, बना तो मैथ्स नहीं नहीं है एक तरह से वो। तो जो कंप्यूटर साइंस है वो मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस तो बाद में अलग हुआ ना, कंप्यूटर साइंस पहले, हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब क्या है, कंप्यूटर साइंस के आजकल ब्रांच बने पड़े हैं ना। तो ये डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस का तो पार्ट है, और जो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी का टॉपिक है। तो ये तो एक्चुअली डेटा साइंस अब इंटरसेक्शन में आता है, मैथ, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, तीनों का इंटरसेक्शन है उसमें। तो बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। अरे जिन लोगों ने एल्गोरिथम बनाया ये कौन लोग हैं, जैसे जो तुमने नाम लिया कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, ये मशीन लर्निंग का एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। तो ये कोई ना कोई स्टैटिस्टिशियन है, मैथमेटिशियन ही है ये लोग, कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स ज़्यादातर लोग हैं या कंप्यूटर साइंस वाले हैं। बस मैथमेटिक्स का काम जब कंप्यूटर से होने लगा तो वो कंप्यूटर साइंस बन गया, बाकी चीज़ें वहाँ भी पूरी एल्गोरिथम मैथमेटिक्स बेस्ड हैं ना, जितने भी कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम्स हैं। तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, जब तुम्हें पढ़ाते हैं तो पूरा बेसिक पीछे उसका मैथमेटिक्स ही चल रहा है उसके लॉजिक्स में, है ना, या उसके एल्गोरिथम जो लिखे जा रहे हैं तो सब मैथमेटिक्स ही है। तो वही चीज़ है, बट उसको अब कंप्यूटर वही काम कि जो इंसान बहुत है ना टाइम लगे करेगा, वो चीज़ें प्रोग्रामिंग करके बहुत ईजिली कर पा रहे हैं, ये है। तो उस तरह से है। तो ये ग्रेडियंट का मतलब क्या है, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या मतलब है। ऐसे भी जो भी मशीन लर्निंग में क्या नया है, तुम पढ़ो पूरा वही रिग्रेशन आएगा वहाँ पे, यही लिनियर अलजेब्रा आएगा, यही प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आएगी सर पूरा। हाँ सीएलटी यूज करते हैं वो एक जगह पे, तो मैंने देखा हाँ मल्टीवेरिएट पूरा यूज होगा। तो ये जो एक्चुअली मशीन लर्निंग है, ये क्या नया क्या है, बस उसमें वही है, प्रोग्रामिंग हो गया अलग से, थ्योरी वही है। अरे थ्योरी तो लिनियर अलजेब्रा की है, रिग्रेशन की है, मल्टीवेरिएट की है, बस इसको तुम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करो, बस ये है, थ्योरी वही है, उसको इंप्लीमेंट करो।
वही चीज है, थ्योरी स्ट्रांग है ना, वो बहुत जल्दी कैच हो जाता है तो मतलब। उसको तुम प्रोग्रामिंग में तुम्हें वही चीज़ को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ को, है ना। जैसे ये सब जो ये गूगल काम कर रहा है, गूगल मैप्स, ये कहीं ना कहीं उसका वही है ना कि तुम कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन है उसमें, या ग्राफ थ्योरी यूज हो रहा है उस तरह से। हाँ सर, वो मैक्सिमम मिनिमा तो लगाता है बाद में ग्रेडियंट डिसेंट में कि हाँ। लोकल मिनिमा पे आना है हमें वैल्यू साइड ट्रेड कर करके। जैसे अलग अलग रास्ते दिखाता है ना, बोलता है यहाँ पे आसान इतना टाइम लगेगा, यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, ये सब उसके पीछे वही स्टोरी है। ठीक है, तो ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि वही हम मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, यही बाद में आपको अप्लाई करना है वहां पे। हालांकि ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट क्या एक्सेंट है शायद, एक एक्सेंट है एक डिसेंट है, हाँ। तो एक्सेंट का क्या होता है कि डायरेक्शनल जो डायरेक्शन है वो ग्रेडियंट के डायरेक्शन में होता है, और डिसेंट का उसका अपोजिट होता है, ऐसा कुछ है। सर तो इस चीज का कोई नॉलेज ही नहीं है सर, आप जो बोल रहे हैं ग्रेडियंट, इसका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है हालांकि, तो कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं। ये सुना ही नहीं है सब आपको। कोई बात नहीं, अभी सुन लोगे आप, देखो। तो बताओ भाई, तो ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, कोई तुम्हारा z है, z मीन्स फंक्शन ऑफ x, y। अच्छा, 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 वेरिएबल का भी हो सकता है। जैसे मान लो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f, अब ये कितने वेरिएबल का भी हो सकता है, 1 वेरिएबल का अगर होगा तो क्या मीनिंग है, 2 वेरिएबल का होगा तो क्या मीनिंग है, 3 वेरिएबल का है तो क्या मीनिंग है। जैसे मान लो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि f फंक्शन है जो कि 3 वेरिएबल का है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन। 3 वेरिएबल में लिख रहा हूँ, 2 वेरिएबल में सिमिलर डेफिनेशन होगा, 4 वेरिएबल होगा तभी सिमिलर डेफिनेशन होगा। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना, देखो तो इसका नोटेशन जो है, तो इसका सिंपली नोटेशन है ये ग्रेडियंट, ऐसा लिखा होगा ग्रेडियंट ऑफ एफ, या यहाँ पे देखो एक नोटेशन है, सिंपली मैं बता दूं तुम्हें, एक ये वेक्टर है डेल्टा, इसका क्या मतलब होता है, ये है डेल अपॉन डेल एक्स, अगर 2 डायमेंशन में लिख रहे हो तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में है तो डेल अपॉन डेल जेड के कैप, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 डायमेंशन वही आई। अच्छा, आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये डेल वेक्टर का मतलब डेल्टा वेक्टर जो है इसका मीनिंग है, जब ये नोटेशन यूज करोगा दिस इज दिस वेक्टर कि डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप एंड डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब आपको क्या करना होता है, जो ग्रेडियंट ऑफ एफ जो मैं लिख रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ एफ जिसका नोटेशन है ग्रेडियंट एफ ऐसा लिखते हैं, या ये कुछ और नहीं डेल एफ होता है, जस्ट डेल है, डाइवर्जेंस में डॉट होता है, डेल एफ इस तरह लिखते हैं। डेल एफ का मतलब क्या होगा, ये डेल्टा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ से हम, तो ये क्या बनेगा देखो जरा ध्यान से, सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, या यही चीज शॉर्ट में आप लिख सकते हो दैट इज कि, है ना, सो ग्रेडियंट ऑफ एफ ये मतलब हो गया डेल वेक्टर इनटू एफ, डेल एफ, एंड इसका मतलब हो गया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तुम ये भी लिख सकते हो एक्स वाई जेड आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स वाई जेड के कैप, सॉरी जे कैप, तो जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड के कैप। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसको अप्लाई करो क्वेश्चन में पहले, और इसी के हेल्प से हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, है ना, उसका बाद में एप्लीकेशन होगा। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो उससे पहले एक फंक्शन लिख देता हूं एग्जांपल के लिए, तुम लोग ट्राई करो। सो एफ एक्स वाई जेड तुम्हारे पास है, जैसे एक फंक्शन लिख लो। सर सिंगल वेरिएबल में ग्रेडियंट की बात करें तो स्लोप हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, वो स्लोप के इक्वल आ जाएगा, यस।
सो वो डी अपॉन है ना, डी एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब 1 वेरिएबल में हो गया। 2 जैसे अगर फंक्शन एफ एक्स है तो इसका डेल एफ एक्स का मतलब हो गया डी एफ अपॉन डी एक्स। हाँ, तो ये एफ डैश एक्स हो गया, यही चीज़ है। 2 वेरिएबल में मान लो एक्स वाई है, तो इसका मतलब समझ आया डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप। तो यहाँ आई का मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा ना, तो अच्छा ये एक्स के डायरेक्शन में होगा, है ना, क्या होगा आई कैप, ठीक है, मतलब वही एक्स में स्लोप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जे कैप में आ जाता है आई जे में। फिर ऐसे ही तुम्हारे पास 3 वेक्टर में लिखा ही मैंने 3 के लिए। सर आपने पहले वाले को आई क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वैसे डिफाइन कर रहा हूँ तो यू कैन राइट इट, क्योंकि ये टोटल डेरिवेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो इसको। तो ये डायरेक्शन किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अराउंड डायरेक्शन है, तुम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, मैं फंक्शन लिख रहा था। मान लो फंक्शन आपके पास है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, मान लीजिए इतना है, मान लो एक्स जेड है। तो क्या होगा इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये तो इजी है कैलकुलेट करना। सो डेल एफ निकाल लो आप, कर लो ना कैलकुलेट। तुम इसको क्या करोगे, तुम्हें करना है एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। तो जब डिफरेंशिएट कर लो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, x प्लस 2y प्लस एक्स जेड, तो ये 2 x होगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2y x स्क्वायर होगा सर। कहाँ पे, सर आपने तो नहीं ओ मैंने ठीक है। अब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो बाकी को कांस्टेंट मान कर डिफरेंशिएट करो, तो जस्ट एक्स वाई प्लस एक्स, हाँ के कैप, तो ये हो गया। अब यही क्या करता है, कई बार पॉइंट दे देगा कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट, मान लो अगर पॉइंट दे देता है ना, सो अगर कोई पर्टिकुलर मान लो पॉइंट दे दिया तुम्हें कि 1 1 1, जैसे ऐसा पूछ ले कि ग्रेडियंट ऑफ एफ एट 1 1 1 बताओ क्या होगा, तो जैसे मैं 1 1 1 रख दोगे आप, ठीक है ना, जैसे 3 आई कैप 3 जे कैप, नहीं 3 नहीं, यहाँ पे आएगा 4 जे कैप एंड प्लस 2 के कैप, इस तरीके से आ जाएगा। सो दिस इज ग्रेडियंट। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? ये रहा डेफिनेशन, ग्रेडियंट का ये डेफिनेशन है, डिफाइन किया हमने। वर्ड्स में कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, ग्रेडियंट एक टर्म है, तो ग्रेडियंट इज जस्ट अ टर्म। तो वर्ड में क्या है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, वर्ड में डिफाइन करेंगे। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा, तो ठीक है ना। सो ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस, कि इट इज अ वेक्टर हैविंग कंपोनेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो यही इसका डेफिनेशन है। बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, क्योंकि हम तो स्टैटिस्टिक्स में तो इनफाइनाइट डायमेंशन से काम होता है। हाँ, तो तुम्हारे पास यहाँ पे वेक्टर में 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल कितने आगे जितने टर्म्स है उतने लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन तुमने तो वेक्टर में जनरली हमने देखा है, हम लोग जो जनरली लिखते हैं तो एक्स वाई जेड है ना, तो या तो लाइन पे बात होगी या प्लेन पे या 3D में, तो देखो वहीं पे डिस्कस करते हैं 1 वेरिएबल फंक्शन, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो उसके हिसाब से फिर अलग अलग वो लिखना पड़ेगा। फिर इसको ये लिखने के बजाय आपको ऐसे टप्पल में लिखना पड़ेगा, जैसे ये लिखा ना मैंने एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा। इसको ट्रिपलेट कर, फॉर्म में होगा तो। हाँ तो वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, तो वैसे ही हो जाएगा। उसको टपल फॉर्म में 4-5 डायमेंशन है, टपल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, ये तो हो गया ग्रेडियंट का डेफिनेशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, कि जस्ट आपको फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में कोई फंक्शन आता है ना, फाइंड द ग्रेडियंट, लेकिन ग्रेडियंट का यूज है डायरेक्शनल डेरिवेटिव में। अब मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन करता हूँ। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या क्या डेफिनेशन है। तो इसमें क्या होता है कि कोई वेक्टर आपके पास है, उसका डायरेक्शन आप निकालना चाहते हो दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं क्या बोलूं कि जैसे कोई फंक्शन है ना, नहीं कोई फंक्शन है, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए किसी वेक्टर के रिस्पेक्ट में, ऐसे होता है ना, क्या होगा? हाँ सर, वेक्टर है। तो हाउ टू डिफाइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव? ठीक है, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि जैसे पार्शियल डेरिवेटिव क्या था कि अगर आप f का डेरिवेटिव कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, दैट इज व्हाट, तो वो बता रहा है स्लोप अलोंग x एक्सिस या स्लोप अलोंग y एक्सिस, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो गया जैसे। अब यहाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, कोई एक वेक्टर तुम्हें दे रखा है, मान लो मैं अब बोलूं कि एक d वेक्टर है। देखो d वेक्टर जैसे क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई तुम्हारे पास ए आई कैप है प्लस बी जे कैप है, तो सबसे पहले तुम्हें डी कैप निकालना पड़ता है। तो आपको पता है ना कि कोई वेक्टर मुझे दे रखा है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? मुझे डी कैप चाहिए, डी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये डी कोई वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है अभी, तो हाँ वो तो ठीक है, वो तो मॉड्यूलस हुआ उसका, मैग्नीट्यूड आया वेक्टर का। बोलो यूनिट वेक्टर अलोंग डी कैसे निकलेगा? तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए जी, तो इसको हाँ डी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, डी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कैप b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये डी कैप आ गया, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में डी कैप यूज होगा। अगर कोई दे रखा है इस डायरेक्शन में चाहिए तो यूनिट वेक्टर अगर होगा डायरेक्टली, नहीं होगा तो यूनिट वेक्टर आपको बनाना पड़ेगा पहले, फिर उसका काम होगा। सो बताओ, मान लो मैं 2 डायमेंशन में लिया हूं, मैं 3 डायमेंशन में भी ले सकता था इसको। अगर मैं 3 डायमेंशन में लेता तो सी के कैप, तो यहाँ एक और टर्म आ जाता आगे। मैं 2 डायमेंशन में लिया था पहले, तो 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो प्लस सी अपॉन, तो यहाँ फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शनल वेक्टर अलोंग डी, सॉरी यूनिट वेक्टर अलोंग डी, हाँ ये यूनिट वेक्टर अलोंग डी। अब क्या करना है आपको, कोई फंक्शन है, जैसे मान लो एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई जेड है, तो आपको गिवन है कोई फंक्शन, सो दिस बी अ फंक्शन। आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ डी। सो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखो जैसे पार्शियल डेरिवेटिव आप ऑलरेडी जानते हो, तो मैं दोबारा डिफाइन नहीं कर रहा। पार्शियल डेरिवेटिव हम है ना, इसके अलग डेफिनेशन है, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ डी इज क्या आएगा, इस फंक्शन का मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन करना है
इन डायरेक्शन ऑफ डी। सो व्हाट इज डेफिनेशन? तो इसको अगर मैं वो करूं, शॉर्ट प्रोसीजर को डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ डी, मैं ऐसा नोटेशन यूज करता हूं, ठीक है। कैपिटल डी का मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बोलो भाई क्या लिखूं? तो एक तो ये है कि लिमिट, अरे तुम्हें याद है पार्शियल डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करते थे? वैसे ही है। हालांकि अगर तुमसे मैं पूछूं डेल एफ बाई डेल एक्स एफ एक्स एट ए बी सी, मान लो चलो 3 वेक्टर है, तो इसका क्या डेफिनेशन था? कोई बताओ। लिमिट वाले फॉर्म में हाँ हाँ तो f ऑफ तो a प्लस h कर देंगे और बाकी सबको हाँ एज इट इज माइनस f ऑफ हाँ जो पॉइंट है अपॉन में h। लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। हाँ हाँ लास्ट स्लाइड पे आते हैं, अभी लिखना है मुझे। तो मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन एफ इन डायरेक्शन ऑफ डी क्या होगा, उसका डेफिनेशन लिखना है मुझे। तो कहीं ना कहीं पार्शियल डेरिवेटिव से ही इंस्पायर्ड है ये। जैसे डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो इसमें भी कुछ नया नहीं होगा। सो लिमिट के टेंस टू 0, ऐसे ही होता ना, ए बी प्लस के ले लो, सी एच लेना ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एच ले लो, यहाँ भी एच लिख लो, क्या ही प्रॉब्लम है, यहाँ एच ऐड करो। ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो ये भी ऐसी डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो ये तो पार्शियल डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन है। सो व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ डी? अच्छा डी क्या है? अच्छा चलो डी को जैसे मैं अगर लिख दूं, यहाँ पे एक काम करो, जो डी कैप आया था ना, तो ये जो डी कैप था इसका कुछ नाम दे दो। मैं क्या लिखूं यहाँ पे? मान लो D1 आई कैप, D2 जे कैप, D3 के कैप। तो ये D1 D2 D3 नंबर्स हैं, है ना, कंपोनेंट है आई जे के कोएफिशिएंट है। तो इसका जो एक डेफिनेशन ऐसा होगा, मैं इस डी के अलाउंग, डी कैप जरूरी है, डी भी दे रखा है तो पहले आपको डी कैप फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन है लिमिट h टेंस टू 0। तो एक तो तरीका ये है कि या तो आप ऐसा लिखो, कैसे लिखूं, f ऑफ v प्लस h टाइम डी कैप माइनस f ऑफ v अपॉन h। अब आप ये सोच रहे हो ये v क्या है ना? तो ये v कुछ और नहीं है, v एक्चुअली वो xyz है, वही है। या आप लोग जैसे r के नाम से जानते होंगे इसको ना, आप लोग जानते हैं इसका क्या बोलते हैं इसको हम, जो होता था क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। तो उसको यहाँ पे लिखता हूँ v क्या है, वेयर। सो यहाँ पे जो है वेयर, ये जो v है ये कुछ और नहीं है, यह x i कैप y k कैप z k कैप, इस तरीके से। या इसको मैं अलग तरीके से अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? देखो 2-3 तरीके से लिख के दिखाता हूं सेम चीज। लिमिट h टेंस टू 0, अगर तुम पुट कर दो वो x y z को, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे ना, f ऑफ x प्लस h d1 कॉमा y प्लस, अच्छा किस पॉइंट पे निकाल रहे हो तुम? पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बात कर सकते हो। मैं एक्स वाई जेड पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, y प्लस h d2 z प्लस h d3 ये फंक्शन है, माइनस f ऑफ एक्स वाई जेड एंड अपॉन में h। देख लो दोनों सेम ही है, आपको समझ आएगा जब आप d और v पुट कर दोगे। पुट कर दो इसको, v की जगह वो रख दो और d की जगह वो रख दो। आई कैप जे कैप के कैप आ रहा होगा, तो उसको वैसा ना लिख के मैंने ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। आप वैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट ये जो आया है दिस इज सेम एज
ये जो है ना, यही चीज इक्वल आएगी डेल एफ डॉट डी कैप के, ये जो टोटल है ना, सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं डेल एफ डॉट डी कैप। ये रिएक्शन डेरिवेटिव है, ये तीनों टर्म सेम ही हैं। अब आप देखो कैसे, तो यहां भी ये सेम ही आएगा, डेल एफ डॉट डी कैप। तो क्या बनेगा जरा देखो, सो इसको और ठीक से लिखूं मैं अगर, सो व्हाट विल इट मेक, इसको ओपन करो जरा, तो क्या बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब था, इसका याद है ना मीनिंग, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव वाई जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट के कैप, ऐसा था ना। तो ये होगा एफ एक्स इंटू डी वन एफ वाई इंटू डी टू प्लस एफ जेड इंटू डी थ्री, यही बनेगा ना, देख लो। तो तुम इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, सेम चीज है। तो ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं डायरेक्टली, है ना। सो बुक में अगर आप देखोगे कोई एक लिखा होगा, बाकी थ्योरम लिखा होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन की इनटू में जो डी कैप का पहला कंपोनेंट, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इनटू इसका दूसरा कंपोनेंट, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड इनटू इसका तीसरा कंपोनेंट। डेफिनेशन में कोई डाउट है तो बताओ, एक बार चेक कर लो। अब ध्यान रखना, ये d1 d2 d3 यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है। कई बार आपको d ऐसा दिया होगा, तो आपको पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, देन उसका कंपोनेंट है वो। तो ये डेफिनेशन हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। आप किसी भी फॉर्म में सॉल्व करो, कई बार एग्जाम में यही ऑप्शन ही आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग यही है। तो यहां लिख देता हूं, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये खुद एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। वेक्टर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या है, और इसी का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया एक्चुअली। ये था डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, और ये है हमारे पास d1 आई कैप, d2 जे कैप, d3 के कैप। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा ऑलरेडी। चलो एक क्वेश्चन करके देखो, फिर मैं आता हूँ पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन इस पे आए हैं। तो आप एक क्वेश्चन करो, इसको सॉल्व। ठीक है, मैं इन जनरल एक्स वाई जेड पढ़ेगा, किसी पॉइंट पे पूछेगा तो एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट रख देना है आपको, ठीक है, इस तरह से। सो क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन है कि लेट, आपको चलो दो वेरिएबल का फंक्शन देता हूं पहले मैं आसानी के लिए, आपको टू वेरिएबल का फंक्शन देता हूं। तो ये फंक्शन जो है ये आपके पास है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है। आपसे पूछ रहा है कि, और आपको डी वेक्टर दे रखा है √3 आई कैप प्लस जे कैप। पूछ क्या है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इन डायरेक्शन ऑफ डी, चलो डायरेक्टली बता देता, ऐसे निकाले, पॉइंट पे निकालना, पॉइंट पे निकाल लो। एट पॉइंट 1,1 इज, मान लो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप बना दिया मैंने, तो कोई पर्टिकुलर नंबर आएगा। जैसे स्लोप आता है ना एक नंबर, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक नंबर आएगा ना। तो आप इस पॉइंट पे बताओ जरा, इसका आंसर ट्राई करके बताओ मुझे, आप लोग आंसर क्या आएगा। अब किसी भी तरीके से करो, हमने चार अलग अलग तरीके से लिखा था। अब किसी भी तरीके से पहले नोट कर लो डेफिनेशन, चाहो तो आप कोई भी एक अप्लाई कर लो, सबसे आसान लास्ट वाला ही होगा, या ये याद रख सकते हो आप, ये भी याद रख सकते हो, कोई भी आंसर सेम ही आएगा, किसी भी तरीके से करो। ठीक है, वापस आऊं क्वेश्चन पे, बताओ जरा आंसर बताओ। तो दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो सर 3 + √3/2
3 प्लस √3/2। बाकी लोग चेक कीजिए कि आपका भी यही आ रहा है। बताइए क्या आएगा। तो पहले वाले का 3 + 2 3 आ रहा है। अपॉन 2 नहीं आ रहा है? अच्छा सर आया है 3+4 2 है ना, हाँ ठीक है। सर सही है, रूट आएगा 2 अच्छा, नीचे हाँ, अंदर रूट। क्योंकि आपने यूनिट वेक्टर नहीं बनाए होंगे ना, यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, हाँ हाँ। वो मिस्टेक हो सकता है। तो हमेशा मुझे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ये याद रखना है। क्योंकि हमने भी एमएससी के टाइम पे हमारे कोर्स में था ये, मतलब एमएससी स्टैटिस्टिक्स जब मैं कर रहा था वहाँ भी एनालिसिस आता है ना, तो उसमें भी ये था। तो मुझे भी याद आ रहा, हमने भी एग्जाम में ये गलती किए थे। तो जब वेक्टर दे रखा होता है तो हम भूल जाते हैं यूनिट वेक्टर बनाना कई बार। तो ये ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा पहले आपको। तो ये जो कंपोनेंट D1 D2 D3 है वो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। सर 14/√3। ओके 14/√3। देख लो आप लोग कर लोगे या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? पहले क्या करो, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लो आप। सिंपली यू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव fx fy fz, नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लो, फिर d1 d2 d3 कैलकुलेट कर लो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो आप। del f डॉट डी कैप, ये याद रखो आप, तो इससे आ जाएगा। और अगर मुझे सॉल्व करने की, हाँ 1 2 3 हाँ पॉइंट है 1 2 3, यस। सर 12/√3 नहीं आ रहा क्या? यस ये सर तो मेरा भी 12/√3। चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिए होंगे, चेक करो एक बारी। हाँ अभी मैं पॉइंट देख रहा था एक बार। ये सर 12/√3। ठीक है, इजी है ना। तो जैसा आप f को डिफरेंशिएट करो, पहले fx निकालो, हाँ fy निकालो, fz निकालो, इसको यूनिट वेक्टर बना लो। तो यहाँ से d1 आ जाएगा 1/√3, d2 भी 1/√3, क्योंकि मैग्नीट्यूड रूट अंडर स्क्वायर है ना, d3 भी 1/√3। तो ये मिल गया, ये आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसका दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, तो इससे आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये मैं सॉल्व करूं? किसी को डाउट है इसमें? सेम यहाँ भी है, fx पार्शियल डेरिवेटिव xy का निकालो और वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मान लो सेकेंड क्वेश्चन में लिखता हूं कि लेट z बी x² + 2y² + 1, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि नहीं, एक मिनट, ये ऐसा कह रहा है f फंक्शन जो है ये ऐसा दे रखा है एक्चुअली, x² + 2y² - z + 1, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है देन, पहला ऑप्शन है कि
gradient of f at point 1, 2, 10 is, मतलब पूछ रहा है ग्रेडियंट f इस पॉइंट पे कितना आएगा, या तो ऐसा लिख दूं मैं, ग्रेडियंट f एट पॉइंट, आपसे पूछ रहा है 1 to 10, ये पुट करना है, दिस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप। चेक करो, ऑप्शन बी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f along या इन डायरेक्शन ऑफ d वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सर फर्स्ट ऑप्शन में 2i के प्लस j का है यार, j का कोएफिशिएंट है कुछ 8j कैप। सर आपने ए वाला जो लिखा उसका ही तो आपने लिखा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, मतलब पहला है ग्रेडियंट f, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट f एट पॉइंट दिस, इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट f एट दिस पॉइंट। और अब बोल रहा हूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f अलोंग d इज सर गलत है पहला। क्या मिस्टेक है, तो k का माइनस आ रहा होगा ना, हाँ माइनस आ रहा है, ठीक है, बस वो 8 वाला भी नहीं 8 तो आ रहा है शायद, 8 सही है, चेक करो। नहीं 8 तो आ रहा है। सर पॉइंट क्या दिया है आपने? मैंने 1 4 लिखा है, आपने नहीं 1 2 दिया अच्छा है। ये मैंने, हाँ ये थोड़ा राइटिंग का चक्कर है, तो हाँ सर 1 दिया सर। to हाँ। 10 एट पॉइंट, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यही ऑप्शन में कॉपी कर देता हूँ। सर आप छोटा लिख रहे हो, आपने स्क्रीन का फॉन्ट छोटा करा हुआ है, आज थोड़ा ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है। हाँ हो सकता है, ये छोटा कर दिया, देख लो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f along this and जस्ट एक क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ माइनस के कर लो, ठीक है ना, तो ये तो सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अब बीसी में डिसाइड करो क्या आएगा। सर सर ये लॉजिक क्या है, मतलब पहले वाला गलत क्यों हुआ? तुम फाइंड करो ना, ग्रेडियंट एफ का डेफिनेशन क्या है। तो ग्रेडियंट तो सर निकाला है, वो तो 58/69 है, वो तो बस तुम कहाँ पहुँच गए, में पॉइंट क्या क्या? एक्स वाई जेड 1 to 10 ही है सर। अच्छा एट पॉइंट व्हाट, क्वेश्चन ये, हाँ पॉइंट वही है। सो एट पॉइंट 1 to 10 यही पॉइंट है। ये तो पता है तो मैं एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ये है डेल एफ का मतलब। और बाकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप जानते हो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ डी
इज डेल एफ खुद एक वेक्टर है, इसका डॉट डी कैप के साथ। तो यही दो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। पहला है डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, दूसरा डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टल डेरिवेटिव। हाँ पूरा मेरे साथ 15/√14 आ रहा है। हाँ सर 15/√14। हाँ सेम। आपने यूनिट वेक्टर बनाया यहाँ पे? सर आपने लिखा क्या है, ये 1 Yes, sir. लिखा है ना? अच्छा हाँ कोएफिशिएंट में। हाँ, ठीक ये है, तो रूट 14 ही कोएफिशिएंट आएगा, तो मैंने यहाँ पे मतलब वो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 15/√14 कर देता हूँ। ठीक है ना, 15/√14 ही होगा। वो एक्चुअली उसका यूनिट वेक्टर निकाला है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए इस पे। एग्जाम में आया तो है, गेट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्वेश्चन आया हुआ है। गेट जो हाँ है सर वो एक ऑप्शन बना देता है, बेसिकली वो डिफरेंशियल का क्वेश्चन पूछता है, उसमें ये हाँ। question देगा। तो जैसे देखिए मिला। चलो एक तो ये क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है ये, आधा क्वेश्चन यहाँ है आधा यहाँ है। बुलाता हूँ इसको, रुको। तो ठीक है ना, तो हाफ तो इधर दे रखा है, तो इसको पूरे को बुलाना पड़ेगा, या इसको बुलाओ। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया, अगला पार्ट बुलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर, देख लो। तो आपसे पूछा है तो ये हो गया क्वेश्चन आपका टोटल। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है सबको? देखिए ट्राई कीजिए, बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। कि एक फंक्शन दे रखा है दो वेरिएबल का, आपको टू वेरिएबल फंक्शन लिख लिया, विजिबल है ना? सो ये इस तरह से है, fx(y) जो है x² y अपॉन x4 प्लस वाई स्क्वायर। कब? जब xy नॉन जीरो है, और जीरो जब xy जीरो है। तो आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 0 इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। देखो अब यहाँ आई कैप जे कैप नहीं लगाया, मतलब वही है कि 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो वो डी वेक्टर का कंपोनेंट d1 d2 दे रखा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर बना के ही दे रखा है आपको। बताइए आंसर सीधा सीधा। तो यहाँ जो मैं लिखता था डी वेक्टर, वो डी कैप ही है। कैसे पता चल जाता है आपको पता ही है कि यूनिट वेक्टर है, मुझे पहले से पता कि यूनिट वेक्टर है ये। तो इस तरह से है, मतलब नहीं देखें तो भी चलेगा। और पॉइंट ये है, लिखा था लिमिट h टेंड्स टू 0, जो शुरू में लिखा था उससे ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। तो f ऑफ 0 प्लस h टाइम d1, आंसर तो वही आएगा 0 प्लस h टाइम d2 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। ये था डेफिनेशन। तो लिमिट तो क्या आएगा यहाँ से h टेंड्स टू 0। तो यहाँ h d1 h d2 है, d1 d2 तो पता है 1/√2 है। ठीक है ना, तो ये f ऑफ h/√2 कॉमा h/√2 माइनस f 0 अपॉन h। तो इक्वल ही आना चाहिए ना, आंसर तो अलग नहीं आने चाहिए।
तो यहाँ से पुट करो जरा वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे रखते हैं। सो इसको पुट करो, क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0, वहां क्या दे रखा है आपको, x क्यूब y, क्या है फंक्शन, तो फंक्शन है x स्क्वायर y x4 प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर y h स्क्वायर बाई 2 h बाई रूट 2, x4 तो h की पावर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का मतलब है h स्क्वायर बाई 2 और एक h यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से आंसर अलग आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या गलती किया, चेक करो यहाँ से क्या आंसर आएगा, तो यहाँ से भी 0 आ रहा है, चेक करो एक मिनट। सो एच क्यूब बाई 2 रूट 2 और अपॉन में नहीं आएगा 0, यहाँ से चेक करो जरा क्या आएगा, एक मिनट चेक करते हैं। 0 नहीं आएगा h की पावर 5 बाई 4 और h क्यूब बाई 2, तो h क्यूब से डिवाइड कर दो दोनों को, हाँ, h क्यूब से डिवाइड कर दोगे, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब वो डेफिनेशन कैसे गलत हो गया, तो यहाँ से अगर मैं करूँ, ये एक्चुअली डेफिनेशन शुरू में ये लिखा था ना स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ से आएगा कितना आ गया, एच क्यू काट दो, तो उसका रेस्ट्रिक्शन था एक्चुअली, वो रेस्ट्रिक्शन तुम्हें देखना पड़ेगा। सो एच स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 बाई 2, एच टेंड्स टू 0 रख दो, एच को 0, क्या आया 1 बाई रूट 2, तो ऐसा क्यों होगा, उससे अलग आ रहा है, इससे अलग आ रहा है ये, हाँ वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है एक रेस्ट्रिक्शन xy नॉट इक्वल टू 0 है, पर वहाँ पे हमारा x और 0 आ रहा है। क्वेश्चन हाँ नहीं, स्मूथ कर्व चाहिए, तो एक्चुअली मैंने वो कंडीशन आपको लिखाया नहीं है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली इक्वल, हम लोग वो जो वेक्टर मल्टीप्लाई होता है ना, जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव, वो यहाँ पे नहीं किए अपन इस वाले में, जो आपने d1 d2 किया ना, तो इस वाले में कहाँ हुआ वो, क्योंकि अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना तो एक पर्टिकुलर वेक्टर के ऊपर निकालते हैं, हाँ, इसलिए शायद यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए डायरेक्टली, क्योंकि एक्चुअली नहीं, तो ये एक्चुअली स्मूथ कर्व नहीं होगा, ये फंक्शन अगर आपको मैं चेक करूं तो ये जो होगा, अगर y बराबर मैं mx स्क्वायर लेता हूं, तो एक्चुअली ये फंक्शन पता है क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है एक्चुअली मैंने वो सही बोल रहे हो, ये कंटीन्यूअस नहीं है ना, अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो इक्वल आता है एक्चुअली, तो मैं वो कंडीशन इग्नोर किया हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज fxy इज स्मूथ कर्व ऑन AB, स्मूथ कर्व मतलब ये होता है कॉन्टिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है ना, तो ये दोनों ही नहीं है। हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस होगा और ईच पार्शियल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, एक्चुअली ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर y बराबर mx स्क्वायर कंसीडर कर ले हम, है ना, तो अगर y बराबर mx स्क्वायर कंसीडर कर ले तो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका mx की पावर 4 एंड डिनोमिनेटर आपका आएगा x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर ना, तो वो कैंसिल होके समहाउ m के ही फंक्शन बचेगी, तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली, तो ये स्मूथ कर्व नहीं है, ये जो रिजल्ट है, तो मैंने लिखाया नहीं पूरा आपको, है ना, तो डायरेक्टली इक्वल बोल दिया। देखो, तो ये जो फंक्शन मैं लिख रहा था ना यहाँ पे, जैसे ये फंक्शन था हमने जो लिखा था, कहाँ गया, तो ये एक्चुअली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, ये फंक्शन क्या है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी करो आंसर सेम आएगा। ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, स्मूथ कर्व है ये, तो इसीलिए यहाँ पे किसी तरीके से आंसर सेम आएगी। यहाँ पे क्या है, जो डेफिनेशन में लिख रहा था, तो ये मैं तब कर सकता हूँ एक्चुअली, दिस ये तब आएगा जब ये जो फंक्शन है, दिस शुड बी अ स्मूथ फंक्शन। अब स्मूथ फंक्शन है क्या डेफिनेशन है कि मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा और इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, तो स्मूथ के एक्चुअली डेफिनेशन लिखा देता हूँ पहले मैं, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, ये तब अप्लाई कर सकते हैं इफ f इज स्मूथ कर्व, तो ये मैंने इग्नोर किया कंडीशन, तो इसीलिए गलत आया है। f इज अ स्मूथ कर्व, देन ये इसके ही इक्वल आएगा,
ठीक है, तो ये चीज इसके इक्वल आएगी एक्चुअली। तो हमने जो अभी तक एग्जांपल लिया वो कोइंसिडेंटली था कि वो स्मूथ कर्व था एक्चुअली। तो यहाँ जो हमारा एग्जांपल आया वहां पे इन्होंने फंक्शन ऐसा लिया कि स्मूथ कर्व मतलब क्या है? वो जी कॉन्टिन्यूअस जी होगा ना, यही होगा। डेफिनेशन लिखा देता हूँ एक मिनट। तो मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव वो भी मतलब कॉन्टिन्यूअस भी होगा और जितने पार्शियल डेरिवेटिव वो सारे एग्जिस्ट करेंगे एक्चुअली। तो ईच डायरेक्शन में डिफाइंड रहेगा। तो ठीक है ना, समझा आप लोगों को? मैंने अभी ये डेफिनेशन लगाया था, इससे आंसर आया 1/√2। ये और ये सेम है, एक ही चीज को ओपन किया जस्ट मैंने। सो ये दोनों एक्चुअली सेम चीज है और ये दोनों सेम चीज है। तो ये वाली चीज इसके इक्वल कब आएगी? ग्रेडियंट आप कब फाइंड कर पाओगे, है ना, जब एक्चुअली फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एंड पार्शियल डेरिवेटिव मतलब एग्जिस्ट तो कर ही रही है लेकिन फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है वहां पे। देखो तो पहला मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता हूं, ठीक है ना। तो एक तो पहले स्मूथ कर्व क्या होता है। सो स्मूथ कर्व का डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन f(x,y,z) इज अ स्मूथ फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। मैं डोमेन पे ही बोल देता हूं, या एट अ पॉइंट, है ना, ऑन इट्स डोमेन, if and only if it is continuous and all its partial derivative exist and partial derivatives are also continuous। पहली कंडीशन तो ये है कि खुद कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सो पार्शियल डेरिवेटिव्स आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस। उस सेंस में वन वेरिएबल का सेंस में स्मूथ कर्व का मतलब हो गया डिफरेंशिएबल फंक्शन, वन वेरिएबल सेंस में, ठीक है ना। सो मोर देन वन वेरिएबल सेंस में द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। ओके, जैसे हमने एग्जांपल अभी देखा है कि जैसे fx बराबर x² प्लस xy मान लो प्लस xz, तो सिंपली पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है। क्या लिखा है? फंक्शन फंक्शन fx,y,z इज अ स्मूथ फंक्शन ऑन इट्स डोमेन, ऑन इट्स डोमेन, ऑन इट्स डोमेन या ऑन देयर डोमेन इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। पहली बात वो खुद कॉन्टिन्यूअस होगा, ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस। पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए। जैसे ये एक स्मूथ कर्व है तो उसके लिए क्या हो रहा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप किसी भी तरीके से निकालो सेम आएगा, लेकिन एक ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला पार्शियल डेरिवेटिव में तब वैलिड है जब आपका मतलब फंक्शन स्मूथ हो, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे अब ये फंक्शन स्मूथ है तो वो फिर आपने कहा डी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो इसीलिए वहां पे इफेक्ट कर रहा है क्योंकि वो स्मूथ कर्व नहीं है, इसलिए वहां इफेक्ट कर रहा है। एंड जैसे एग्जांपल के लिए दूसरा exist and continuous, exist and partial derivatives are also continuous function। पहली बात फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस है, दूसरी बात पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, और तीसरी बात जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगी, तब बोलेंगे वो फंक्शन क्या है? स्मूथ फंक्शन है।
तो जैसे ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हमेशा स्मूथ फंक्शन होगा। और दूसरा एग्जांपल जैसे अभी हमारे पास था कि x2y, अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है और वो कंटीन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो और डिफरेंशिएबिलिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नो प्रॉब्लम। सर इसी पे एक पॉइंट और बता दोगे? बताओ बताओ। अभी क्वेश्चन ही कर रहा था मैं। इसमें हाँ। एक और ऐसे भी होता है ना कि एक एग्जिस्ट कर जाए और एक बाउंडेड हो, वो क्या रूल है? जस्ट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो बोलते हैं। हाँ हाँ, मैंने कि लिखा था मैंने कहीं। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो बाउंडेड हो, दूसरा एग्जिस्ट करे, मतलब दोनों एग्जिस्ट करे और एक बाउंडेड हो, तो भी डिफरेंशिएबल। बाउंडेड हो, हाँ हाँ, तो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा वो। जैसे ये हमारे पास एक अभी फंक्शन था, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। अच्छा, इसको तुम ये भी लिख सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये थ्योरम है कि ऑल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड दे आर कॉन्टिन्यूअस, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो मतलब वो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होने चाहिए। तो आप ये लिख लो, ये हटा के ना, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये इसके इक्वल नहीं आएगा। सो दिस एंड दिस विल नॉट बी इक्वल, क्योंकि अगर फंक्शन स्मूथ नहीं है तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो ये कब लगा सकते हैं आप? व्हेन f इज अ स्मूथ कर्व, है ना। तो वो मैं इग्नोर किया, देखा नहीं भी लिखते हुए, सो वो कंडीशन इग्नोर किया, तो इसलिए वो इसका एक्सेप्शन यही पूछ लिया आपसे एग्जाम में। ठीक है ना, हर जगह इन्होंने यूज किया ये चीज कि फंक्शन इज स्मूथ फंक्शन एट ए बी, देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेडियंट डॉट डी। तो ये डेफिनेशन तब लगाया इन्होंने जब आपको पता हो कि फंक्शन स्मूथ है, तब वो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो स्मूथ कंडीशन होना जरूरी है, तो ये जरूरी है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ठीक है ना, क्लियर हो गया ना ऐसा क्यों हो रहा है कि आंसर यहाँ 1/√2 आया और यहाँ 0 आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अ स्मूथ फंक्शन। तो ये वाला हम लोग डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन नहीं लगा सकते, है ना यहाँ पे, क्योंकि ये स्मूथ फंक्शन नहीं है। सो ये मतलब फॉर्मूला है, थ्योरम है, सो दिस कैन नॉट बी अप्लाइड। ओके, सो ये आंसर है एक्चुअली इस क्वेश्चन का। तो एग्जाम में जनरल जो पूछता है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। किसी को और क्वेरी है, कुछ पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे अभी हमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को ट्राई करके आओ, नेक्स्ट टाइम अगर डाउट होगा डिस्कस कर सकते हैं। तो एक तो ये डिस्कस कर लिया हमने। इसलिए कई बार कंडीशन ना ध्यान से पढ़ना होता है, कोई कंडीशन इग्नोर कर देते हैं, फिर उससे गलती हो जाती है। चलिए ट्राई करते हैं, देखिए चलिए इसको ट्राई करके बताइए। अब ये एक्चुअली पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ आप सिंपली लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे स्मूथ फंक्शन, तो आप दोनों तरीके से निकालोगे, सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन स्मूथ है, पॉलिनोमियल टाइप का है ना, तो पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हमेशा स्मूथ फंक्शन होगा। ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेंगे, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा। ये सब गेट के क्वेश्चन है, जो भी करे ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, सब गेट के आए हुए क्वेश्चन। है ना, ये सब यूनिट वेक्टर बना के दे रहा है ना, ये भी यूनिट वेक्टर है ऑलरेडी, तो बना के ही दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u इन डायरेक्शन ऑफ d, सो दिस इज नो प्रॉब्लम। यहाँ ये वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। दिस इज d कैप। तो 6 होगा क्या? बाकी लोग
ठीक सा रहा ना। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम उस तरीके से भी अगर मैं करके देखूं, मान लो अगर मैं ट्राई करूं जैसे हम अभी कर रहे थे, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x आएगा, x की वैल्यू 5 है। तो अच्छा वो तो मैं लिख ही दिया, अभी लिखता हूँ, रुको वो बाद में निकालते हैं ना। क्या था, a प्लस h टाइम d1, हाँ सर सही है, 6 आ रहा है। इससे भी यही आएगा 1 प्लस h टाइम d2 और आई जे के, अच्छा एक मिनट, आई जे के, जे मिसिंग है वहां पे नहीं, तो क्या करूं मैं, पहले डेफिनेशन मुझे याद करना पड़ेगा। क्या था, ये था ना, एफ ऑफ ए बी सी ए प्लस एच डी वन बी प्लस एच डी टू सर सिर्फ आई को ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। अपॉन एच, यही था डेफिनेशन, देख लो। एफ ऑफ एच डी वन, तो ए बी सी वो पॉइंट है जहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, और डी वन डी टू डी टी आपके वेक्टर का कंपोनेंट है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, सो यहाँ से आप माइनस में रह गया वो कंडीशन है ना, एक मिनट, तो स्पेस कम कर रहा है, माइनस ये आपके था माइनस एफ ए बी सी, चेक कर लो एक बार डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का जो एक्चुअल डेफिनेशन था शुरू में, कि u प्लस एच टाइम डी माइनस एफ यू अपॉन दिस, सो ये आ जाएगा आपके पास a पॉइंट 5 प्लस एच टाइम 3/5, फिर 1 प्लस एच टाइम डी टू 0 है, फिर c है आपके पास 0 प्लस एच टाइम डी थ्री, 0 माइनस 4/5 h, ये पहला हो गया, माइनस f ऑफ 510 एंड अपॉन h। तो यहाँ से पुट कर लो अब, तो लिमिट, तो यहाँ से आप लोगों ने निकाला, इस तरीके से निकाला होगा, यहाँ से फाइंड कर लो, तो x y z, तो पुट कर लो x स्क्वायर, तो 5 प्लस 3h/5 होल स्क्वायर माइनस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, 2 प्लस 4z स्क्वायर, z स्क्वायर कितना होगा 16 अपॉन 25 h स्क्वायर, ये पहला आ गया, टोटल मिला के माइनस 510, तो ऐसे सॉल्व करो, 25 प्लस माइनस 2, 25 माइनस 2 ऐसा अपॉन में h, तो यहाँ से आएगा, बाकी तो जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको यहाँ देखो, बाकी तो स्क्वायर वाले टर्म ऐसे ही ये 0 हो जाना h से डिवाइड होने के बाद भी, एंड सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, तो खोलना पड़ेगा टोटल, नहीं ओपन करो, तो 25 कैंसिल, बी स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हारे पास 2ab 2 इंटू 3/5h 3h/5 है ना, 2ab 5 भी आएगा, एंड ये -2 इस -2 से कैंसिल हो गया, इसको हटा दो, यहाँ से जो 25 बना वो इस 25 से कैंसिल हो गया, ठीक है, हटा दिया, और प्लस में h स्क्वायर आएगा तो h कैंसिल हो गया, खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, तो बचा यही बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा 2ab, ये h काट दो, तो कहने का मतलब ये आया होगा 2 इंटू 3/5 इंटू 5 6, ठीक है ना। दैट देन आप सॉल्व करके देख लो, और आप लोगों ने इस तरीके से किए हैं, है ना, तो दोनों तरीके से सेम आएगा। तो यहाँ पे सेम क्यों आ रहा है, बस मैं वेरीफाई कर रहा था एक बारी कि जो वेरीफाई फॉर्मूला, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, बिकॉज द फंक्शन इज स्मूथ फंक्शन, यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूअस एंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूअस होगी, तो ये एक्चुअली स्मूथ फंक्शन है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, तो वापस यहीं आ गए, मतलब और कोई क्वेश्चन नहीं मिला इसको, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, और एग्जाम में और भी क्वेश्चन है, ट्रेस नहीं कर पाया, जैम में भी आया, मतलब जैम में नहीं, गेट में है, ये ट्रेस नहीं कर पा रहा है, तो
डायरेक्शनल डेरिवेटिव का नाम। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो बाकी अभी पीवाई तो डिस्कस करेंगे बाद में हम लोग, तो उसमें तो आ ही जाएगा। तो एक बार तो आज हमने क्या डिस्कस किया, सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव तो पहले डिस्कस हो चुके हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव उससे पहले जस्ट एक दो रिजल्ट लिखे थे कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, या ऑर्डर्ड फील्ड का क्या मतलब है, फील्ड का क्या मतलब है, ये डेफिनेशंस लिखा है। ग्रेडियंट का क्या मतलब है ना, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या मतलब है। बट वो थ्योरम ये था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ u प्लस एच डी, तो u मतलब वो एक्स वाई जेड पॉइंट है मेरा, माइनस एफ यू अपॉन एच, ये एक्चुअल डेफिनेशन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। और वो ग्रेडियंट f इंटू डी कैप तब होगा, वो यूज कर सकते हैं अगर फंक्शन स्मूथ है, तब वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दैट डेफिनेशन विल नॉट, है ना, दैट रिजल्ट विल नॉट वर्क। तो अगर फंक्शन स्मूथ फंक्शन है तब वो डेल एफ डॉट डी कैप करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो कल क्या होगा मैं बता दूंगा कल, है ना। थैंक यू सर। जी थैंक यू। तो